टू जुडिशियल लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें कुछ क्वेश्चंस हो भी चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लेके आई हूँ। सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। ओके, जो कि अक्सर जुडिशरी एग्ज़ाम में पूछता है। आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्ज़ाम दीजिए, उस एग्ज़ाम में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो अक्सर पूछा जाता है। इसलिए मैं ये बोलूँगी ये क्वेश्चन आज का आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में लेके आई हूँ। मीन्स आंसर आपका एक ही है, बट क्वेश्चन को कैसे चेंज करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले संविदा की निष्फलता के सिद्धांत को समझाइए उदाहरण सहित। ओके, एंड उसी को अब दूसरे फॉर्म में देखिए। असंभवता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि निर्णित है, सॉरी यहाँ मिस टाइपिंग हो गई है, तो निर्णित वादों का हवाला देते हुए कीजिए। एंड आपका थर्ड है, निष्फलता को पक्षकारों में हुए करारों के निष्पादन के पूर्व ही समाप्ति की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। एंड आपका 4 है, भारतीय विधि के अंतर्गत परवर्ती असंभावित संपादन के नियमों की विवेचना कीजिए। और लास्ट है आपका, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब संविदा को नैराश्यगत कहा जाता है, यानी फ्रस्ट्रेटेड कहा जाता है। तो ये सारे जो 5 फॉर्म हैं एक ही क्वेश्चन के, ओके, इनका आंसर एक ही होगा। और आप लोग जानते हैं कि मैं क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में देती हूँ और आंसर भी बोथ लैंग्वेज में देती हूँ, कोई इशू ना हो जिससे। ठीक है, तो आइए आज इसका आंसर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपका उत्तर जो है, नैराश्यगत विफलता का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी विधि में नैराश्यगत कहा जाता है। ओके, जो आपका विफलता का सिद्धांत है वो आपके अंग्रेजी विधि से लिया गया, यानी इंग्लिश लॉ से लिया गया है, जो कि संविदा पालन की असंभवता पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि जब संविदा का पालन परिस्थितियों में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण संभव नहीं रह जाता है, तो पक्षकारों को संविदा के पालन से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि करार असंभव हो जाता है। मीन्स अगर कोई कार्य आप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी व्यक्ति से, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका अनलॉफुल हो जाता है, ओके, या फिर कॉन्ट्रैक्ट की विषय वस्तु जो होती है नष्ट हो जाती है, किसी भी कारण से, जो भी रीज़न हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका जो पालन है वो असंभव हो जाता है, मीन्स उसका पालन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ओके, तो इस पे इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है। मैक्सिम देखिए मैं इसलिए देती हूँ, मैक्सिम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं और वहाँ आप मैक्सिम लिख देते हैं तो आपके क्वेश्चन के आंसर में 4 चांद लग जाता है। ओके, और इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आज की जो मैक्सिम है आज के आंसर की, लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलियम, इसकी मीनिंग है द लॉ कंपेल नो वन टू डू वेन और इम्पॉसिबल्स। मीन्स कानून वह कार्य करने के लिए कभी भी आपको विवश नहीं करेगा जो असंभव हो गया है या हो चुका है। ओके, तो यही था इसका सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी विफलता का सिद्धांत था। विफलता के सिद्धांत का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ है, टेलर वर्सेस कार्डवेल के मुकदमे से हुआ है। इस केस को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, टेलर वर्सेस कार्डवेल। ये कभी कभी आपके प्री एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा केस है आपका बेस है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, यानी विफलता के सिद्धांत का बेस है। तो ये आपका टेलर वर्सेस कॉर्डवेल का ये केस था। इस वाद में यह निर्णय हुआ कि संविदा का पालन असंभव हो गया था, इसलिए प्रतिवादी संविदा पालन के दायित्व से मुक्त हो गया था। मीन्स जब भी किसी संविदा का पालन असंभव हो जाएगा तो दोनों पक्षकारों के लिए जरूरी नहीं होगा कि वह उसका पालन करे ही करे। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो एग्रीमेंट है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका शून्य हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा तो दोनों पार्टी फ्री। मीन्स किसी के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करे। ओके, और इसमें जो असंभवता होती है वो आपकी प्रायर भी हो सकती है एंड सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। मीन्स आपका पूर्व भी हो सकती है, बाद की भी हो सकती है। जैसे मैं पूर्व की बात करूं, आप इलिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 का, आप इलिस्ट्रेशन भी ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि इलिस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ मैं पूर्व की बात करती हूँ कि जो भी एग्रीमेंट होता है, अब पूर्व की असंभवता से कैसे एग्रीमेंट आपका शून्य होता है। तो पूर्व की जो असंभवता होती है कि जैसे कोई एक जादूगर
एक किसी व्यक्ति से करार करता है कि तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं जादू से ये तिजोरी खोल दूंगा, तो ये आपका ये एग्रीमेंट जो है ये आपका शून्य है। क्यों शून्य? क्योंकि ये असंभव करार है। ओके, कोई भी जादू से किसी तिजोरी को नहीं खोल सकता है, तो ये आपका असंभव करार है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि जो पश्चातवर्ती असंभव की मैंने बात की है, तो उसमें दूसरा एग्जाम्पल ये है कि दो व्यक्ति हैं, मीन्स एक मेल एंड फीमेल, और दोनों शादी के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ शादी कर लेते हैं। ओके, तो फिर शादी के एग्री एग्री होते हैं। बाद में पता चलता है कि एक पक्षकार, मतलब जो दोनों एग्री होते हैं शादी करने के लिए, एक पक्षकार की डेथ हो जाती है। अब जब एक पक्षकार की डेथ हो जाती है तो ऐसे में तो शादी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका वॉइड हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कराया जा सकता है, असंभव हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि सेक्शन 56 जो है बात करता है आपके पूर्व की असंभवता की एंड बाद की असंभवता की, और दोनों मैंने यहाँ आपको समझा दिया। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं भारतीय विधि में। भारतीय विधि में यह सिद्धांत धारा 56 में समाहित किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है यानी विफलता का सिद्धांत है, ये आपका इंग्लैंड से लिया गया था। टेलर वर्सेस कॉर्डवेल का ये केस था, और इस केस को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारतीय विधि में ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये आपका सेक्शन 56 में है, और 56 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एग्जाम में प्री में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं एंड मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, और इसकी एक एक इलिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलिस्ट्रेशन से डायरेक्ट एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसलिए इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट सेक्शन के तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। ओके, तो आइए देखते हैं सेक्शन 56 क्या कहता है। ऐसा कार्य करने के संविदा जो कि संविदा करने के पश्चात असंभव या किसी अन्य ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण प्रतिज्ञाकर्ता नहीं कर सकता है विधि विरुद्ध हो जाती है, तब संविदा शून्य हो जाती है, जबकि वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाता है। मीन्स आपका 56 यह बात करता है कि कोई संविदा करते समय, ठीक है, यदि आपका जो कार्य है वो असंभव है या फिर पश्चात में किसी घटना से वो कार्य असंभव हो जाता है, जैसे मैंने आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया था, जिसका निवारण आपका प्रतिज्ञाकर्ता जो कि वचन देता है नहीं कर सकता है। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका विधि विरुद्ध हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में आपकी संविदा शून्य हो जाएगी और ऐसे में उसका पालन नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। किसी के लिए जरूरी नहीं होगा कि वो संविदा का पालन करें। ओके, आइए देखते हैं आवश्यक तत्व क्या। आवश्यक तत्व बिल्कुल भी मत छोड़ा करिए एग्जाम में लिखना। आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कोई भी आंसर लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है। अच्छा, मैं आपको ये आंसर पूरा बता देती हूँ, देन इसके बाद में आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि किसी आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है। तो विफलता के सिद्धांत के आवश्यक तत्व। विफलता के सिद्धांत के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। तो पहला है संविदा की विषय वस्तु का नष्ट होना। यदि संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो जाए तो संविदा का पालन, जिससे संविदा का पालन करना संभव नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, यानी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। अगर इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे किसी की शादी है, ठीक है, और उसने अपनी शादी के पर्पज़ से किसी हॉल को बुक कर लिया, ठीक है, तो उस हॉल में जिस डेट में शादी होनी थी उस डेट से पहले वो हॉल क्या होता है, जल के राख हो जाता है। मेन सब सत्यानाश हो जाता है, हॉल में कुछ भी नहीं बचता है, पूरा उसका जो सामान वगैरह वगैरह रहता है वो जल जाता है, हॉल भी एकदम कबाड़ हालत में हो जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो हॉल का मालिक है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे जारी रख सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ जो आपकी संविदा की विषय वस्तु थी, हॉल जिसमें शादी होनी थी, वही नष्ट हो गया, तो ऐसे में कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो ऐसे में जो होगा आपकी जो संविदा होगी वो ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगी। ओके, किसी विशिष्ट घटना का ना होना। तो यदि संविदा के लिए आवश्यक कोई घटना नहीं होती है तो भी संविदा का उन्मोचन हो जाएगा। तो इसका इलिस्ट्रेशन आपका सेक्शन 56 में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसको चेक कर लीजिए, मुझे यहाँ इलिस्ट्रेशन नहीं याद है। ओके, पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता। सेवा संबंधी संविदाओं में वचनदाता के मर जाने या उसके असमर्थ हो जाने पर संविदा शून्य हो जाती है। ओके, तो ये आपका पक्षकारों की मृत्यु या अयोग्यता से, जो कि मैंने आपको सेकेंड वाला एग्जाम्पल दिया था, जो दो लोग शादी के लिए एग्री होते हैं, एक मर जाता है, मीन्स पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका संविदा को इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। ओके,
परिस्थितियों में परिवर्तन। परिस्थितियों में परिवर्तन, तो परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से भी संविदा शून्य हो जाती है, जिसका पालन आवश्यक नहीं होता है। तो परिस्थितियाँ कैसी, जैसे कहीं कुछ आपका लीगली चीज़ें ले जाया जा सकता था, मीन्स उसकी जो बाउंड्रीज थी वो आगे तक की थी, बट कुछ चेंजेस की वजह से बाउंड्री चेंज हो जाती है, कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो परिस्थितियाँ होती है चेंज हो जाती है, और परिस्थितियों के चेंज होने की वजह से ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। मीन्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका अनलॉफुल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका पालन नहीं कराया जा सकता है। और जब पालन नहीं कराया जा सकता है तो दोनों पार्टीज़ क्या होंगी, फ्री हो जाएंगे। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो इसका पालन करे ही करे, ठीक है। सरकार या विधायिका द्वारा हस्तक्षेप किया जाना है। किसी सरकार या विधायिका द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप स्थायी प्रकृति का होना चाहिए, तभी संविदा शून्य होगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई लॉ में चेंजेस होते हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो प्रेजेंट में लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट इन फ्यूचर अगर वो लॉ ही चेंज कर दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका इनवैलिड हो जाए, ओके, या फिर अनलॉफुल हो जाए, बट वो जो चेंजेस होने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा तो वो आपका स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, ये नहीं आपका टेम्प्रेरी होना चाहिए कि आज ये है कल ये है परसों वो होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होने चाहिए, वो आपका जो चेंजेस होना चाहिए वो परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी कोई चेंजेस होते हैं बाय लॉ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका वॉइड हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों के लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि उस संविदा का वो पालन करे ही, ठीक है। युद्ध का होना, युद्ध काल में नागरिकों तथा किसी युद्ध में लगे हुए राज्य के नागरिकों के बीच में की गई संविदाएं अवैध होती हैं, ऐसी संविदा को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। सपोज दो कंट्री है, ओके, दो कंट्री में दो अलग अलग लोग हैं और दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सामानों के लिए, ठीक है, कि भैया मैं तुम्हें इतना सामान दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे देना, दोनों एग्री हो जाते हैं, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कुछ दिन बाद वो जो दोनों कंट्री थी जहाँ दो अलग अलग पीपल रह रहे थे, तो दोनों कंट्री में युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाता है, ठीक है। अब वॉर होने पर दोनों कंट्री के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, आपके जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो आपके अवैध हो जाएंगे, ठीक है, अनलॉफुल हो जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, और इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों पार्टीज़ क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करें, मीन्स वो बंदा सामान पहुंचा वो पैसे दे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं होगा। अब विधि में परिवर्तन, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि कोई लॉ अगर चेंज होता है, यदि विधि में परिवर्तन से संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो संविदा का उन्मोचन हो जाता है, ठीक है। तो यदि कोई विधि ही चेंज कर दी जाती है आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कुछ भी चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वो चेंजेस आपके परमानेंट होते हैं कि उन्हें अगेन चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब विधि में परिवर्तन होते हैं जिसके कारण आपका जो एग्रीमेंट होता है, आपका जो करार होता है वो आपका शून्य हो जाता है, और जब करार आपका शून्य हो जाता है, असंभव हो जाता है उसका पालन, कि नहीं भैया अब मैं इसका पालन नहीं कर सकता, ये तो असंभव हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो अब जब करार ही असंभव हो गया है, आपका एग्रीमेंट ही असंभव हो गया है, तो आप ऐसी स्थिति में उसका पालन तो नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे, दोनों पक्षकार फ्री हो जाएंगे। विफलता के सिद्धांत का परिणाम, अब देखिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जब कोई विफल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक, ठीक है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इन सारी सिचुएशन के कारण, किसी विशिष्ट घटना का ना होना, पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता, या फिर विषय वस्तु ही नष्ट हो जाए, ठीक है, या फिर विधि में परिवर्तन हो जाए, या फिर युद्ध हो जाए, ऐसे सिचुएशंस के कारण अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका विफल होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो अब उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे। तो सबसे पहला परिणाम होगा संविदा शून्य हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी जो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो आपका वॉइड हो जाएगा। ऐसी संविधाएं शून्य होती है जिनका पालन असंभव ही नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, उनका पालन क्या होता है, असंभव हो जाता है, यानी पालन संभव नहीं होता है कि आप उनका पालन करें, अतः उनका प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं कराया जा सकता है, ओके। संविदा से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करना, अब कोई व्यक्ति अगर ऐसी संविदा करता है, ठीक है, और अगर किसी इंसान को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से मान लीजिए कोई भी क्षति होती है,
तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति उसको दिलाई जाएगी जिसको क्षति हुई है। ओके। एंड थर्ड है आपका इसका कंसिक्वेंस अग्रिम धन की वापसी। यदि संविदा पालन में पूर्व कोई धन लिया गया है तो असंभव होने पर उस धन की वापसी की जाएगी। तो अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 56 में वो आपका वॉइड हो रहा है, ठीक है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी रूल है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का भी रूल है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड वॉइडेबल हो रहा है तो जो व्यक्ति फ़ायदा उठाया है, ठीक है, किसी ने पूर्व धन ले लिए हैं, किसी ने पूर्व धन अगर ले लिए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के पालन के लिए, तो उसे उन धन को वापस लौटाना पड़ेगा, उन पैसों को वापस लौटाना पड़ेगा जिसने भी फ़ायदा ऐसा लिया है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से जो कि वॉइड एंड वॉइडेबल है। बट यहाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, यानी शून्य कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सेक्शन 56 आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो आपका शून्य कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, यानी शून्य संविदा की बात करता है। ओके। विफलता के सिद्धांत के अपवाद। तो आइए इसके अब अपवाद देखते हैं क्या क्या है। जहां आपका विफलता का सिद्धांत लागू ही नहीं होता है तो ऐसी विफलता स्वप्रेरित विफलता पर, ऐसी विफलता संविदा के किसी पक्षकार के कार्य से उत्पन्न हुई हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। सपोज अगर ऐसी विफलता किसी भी पार्टी के द्वारा हुई है तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी विफलता का सिद्धांत सेक्शन 56 आपका लागू नहीं होगा। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भैया मैं तुमको 100 किलो रुई दूंगा और तुम मुझे 5,000 रुपये दे देना। तो दोनों एग्री हो जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब क्या होता है, जो जिस बंदे को रुई देनी रहती है तो वो क्या करता है, रुई जो रहती है वो उस दिन जिस दिन उसको डिलीवर करना रहता है उस दिन ना डिलीवर करके उसके 5 दिन बाद डिलीवर करता है, ठीक है, 5 दिन बाद डिलीवर करता है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन उसको चाहिए होता है, जिस व्यक्ति को रुई चाहिए होती है उस दिन उसको नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका उस व्यक्ति के कारण विफल हो गया, ठीक है, या नहीं सॉरी उसने रुई पहुंचाई ही नहीं थी, तो जब उसने रुई नहीं पहुंचाई तो वो उसकी गलती के कारण जो है विफल हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से आपका जो दूसरी पार्टी थी तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है बाई कोर्ट कि नहीं भैया आप क्यों नहीं दिए, आप इसका कंपनसेशन कीजिए वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो वो इसके लिए कोर्ट जा सकता है अगर ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, आपका जो भी इसेंशियल एलिमेंट में अगर नहीं आ रहा है और उसकी जो खुद की फॉल्ट थी जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विफल हुआ, तो आपकी खुद की फॉल्ट थी या फिर अदर पार्टी की फॉल्ट थी, तो इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है बाई कोर्ट। ओके। ऐसी घटना पर जिसे वचनदाता रोक सकता था। अब सपोज ऐसी घटना पर जिसे वचनदाता रोक सकता था और नहीं रोकता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। विफलता ऐसी घटना पर हुई हो जिसे वचनदाता रोक सकता हो तो भी सिद्धांत लागू नहीं होगा। निष्पादित संविदा जैसे पट्टा पर, निष्पादित संविदाओं पर विफलता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो निष्पादित संविदा की अगर मैं बात करूं पट्टा, तो पट्टा पे भी ऐसी जो संविदा होती है जो सेक्शन 56 होगा आपका लागू नहीं होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट केस तो है सतवत घोष वर्सेस मंगनी राम का केस है। AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये आपका। ये केस की अगर मैं बात करूं सतव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट, तो ये केस आपका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर प्री एग्जाम में पूछा जाता है कि ये केस किस सेक्शन से रिलेटेड है, या फिर आपको दे देगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशंस यानी विफलता के सिद्धांत से रिलेटेड केस कौन सा है। तो ये केस आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। ओके। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था ये देखते हैं। इस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि विफलता वास्तविक और निश्चित होनी चाहिए, ना कि शाब्दिक होनी चाहिए। एंड दूसरा केस है आपका श्रीमती सुशीला बनाम हरि सिंह। इस वाद में यह निर्धारित किया गया, यानी देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यह निर्धारित किया गया कि किसी घटना के कारण यदि संविदा का पालन असंभव हो जाए तो यह सिद्धांत लागू होगा, ठीक है। यदि किसी कारणवश या फिर किसी घटना के कारण पालन जो होता है वो असंभव हो जाता है तो भी वहाँ आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है यानी आपका विफलता का सिद्धांत है लागू होगा। ओके।
तो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति हैं जो जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते, पैसे पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग इससे बेनिफिट ले सकें। एंड थैंक यू सो मच।